दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया छिंदवाड़ा। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूजेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स जो ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, उनका हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उनमें निश्चित तौर पर एक ना एक क्वेश्चन आर्टिकल पर बेस्ड होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईच 1 मार्क हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो देखते हैं, यदि हमको ये मालूम होगा कि हम इन आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सारे आंसर्स सही करके आ पाएंगे। लेट्स बिगिन। Article is a concept in English grammar which is not found in many other languages. आर्टिकल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, जो इंग्लिश ग्रामर में पाई जाती है, पर बहुत सारी लैंग्वेजेस में आर्टिकल नाम की कोई अवधारणा नहीं है। तो देखते हैं, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत आते हैं ए और एन। और इसी का दूसरा प्रकार है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। ए और एन का उपयोग हम सामान्यतः ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ काउंटेबल नाउन होती है और गिना जा सकता है जिसको, लेकिन निश्चित नहीं होती है कि वो कितनी मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं। तो ए और एन का उपयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ये आगे हम और देखेंगे भी इसको। और द एक डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट यानी विशिष्ट, है ना, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित और डेफिनिट यानी निश्चित। तो इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में आज हम इस सेशन में पढ़ाई करेंगे। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो हम आगे आरंभ करने जा रहे हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वन, यानी एक वन का जो कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम ए अथवा एन कहते हैं। अब पहले तो ये समझने वाली बात है कि हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं और ए का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखें, एन, एन का यूज़, the form n is used when the sound following is a vowel, that is a, e, I, o, u, or with a mute h. फॉर्म n इंडेफिनेट आर्टिकल का जो n फॉर्म है उसका उपयोग हम तब करते हैं जब उसके तुरंत बाद वाला जो नाउन वर्ड है वो वाउल हो, वाउल यानी स्वर हो। तो इंग्लिश में जो स्वर या वाउल होते हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और यदि हम इसको हिंदी से पहचान माना जानना चाहते हैं तो आ से आहा तक, आ से लेकर आहा तक के जो हिंदी के वर्ण हैं वो सारे के सारे आ से लेके आहा तक, तो वो सारे वर्ण हमारे आते हैं वाउल के अंतर्गत। तो यदि हमको पहचानना है कि किस वर्ड के सामने आ लगेगा, ए लगेगा, या किसके सामने एन लगेगा, तो हम ये देख लें कि यदि उसका उच्चारण आ से आहा के बीच का है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो एच से आरंभ होते हैं लेकिन एच साइलेंट होता है, म्यूट होता है, जैसे ऑनेस्ट, हम देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं। जैसे एग, तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो आ से आहा के बीच में ए साउंड आता है, एन एग। एन अम्ब्रेला, ये यू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आ साउंड देखने को मिल रहा है, इसलिए उसके पहले आएगा एन। एन ऑक्स, ऑ, ये भी आ से आहा के बीच का साउंड है तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। एन और, यहाँ पे देखें हम, वर्ड तो हमारा एच से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पर यह जो एच है ये साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा, एन और। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर भी देखें हम, एच जो है वो साइलेंट है, तो साइलेंट लेटर्स के पहले हम यहाँ पर एन का यूज़ कर रहे हैं। सामान्यतः एच ही साइलेंट देखने को मिलता है,
अन्य शब्द भी हो सकते हैं, पर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए साधारण जो अपन देखने में आता है, उन सारे वर्ड्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ए ई आई ओ यू का साउंड यदि हमको आ से आहा के बीच का मिलता है, तो वहाँ पर हम उन नाउन्स के पहले एन का यूज़ करेंगे। अगला है ए। द फॉर्म ए इज़ यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग इज़ अ कॉन्सोनेंट। ए का उपयोग हम तब करते हैं जब उसके बाद, फॉलोइंग यानी ठीक बाद, यहाँ पर साउंड फॉलोइंग यानी उसके बाद, ठीक बाद वाले शब्द का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का साउंड हो। कॉन्सोनेंट यानी कौन से अक्षर होते हैं? यदि हम हिंदी में देखें तो का से लेकर ज्ञा तक, का खा गा घा से लेकर ज्ञा तक का जो साउंड सिस्टम है वो पूरा कॉन्सोनेंट का है। ये हमारी हिंदी की शब्दावली बोलती है और शब्द का उच्चारण करते हुए हमको समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं, जैसे अ टेबल, ये टा साउंड मिल रहा है, उसके पहले आएगा ए, क्योंकि ये का से ज्ञा के बीच का टा ठा डा ढा ना टा साउंड मिल रहा है। आ चेयर, च साउंड द्वितीय वर्ण का, वर्ग का, द्वितीय वर्ग का, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, है ना, तो चा वर्ग द्वितीय वर्ग में आता है। ये भी हिंदी का से ज्ञा के बीच का साउंड मिल रहा है और इंग्लिश में सी एच से च साउंड मिल रहा है। अ बॉटल, बॉटल भी ब साउंड है जो का से ज्ञा के बीच है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अ बुक, अ कॉपी, अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास एक एक्सेप्शनल चीज़ आ गई है। जैसे यू जो लेटर है, यदि वह आ साउंड दे रहा है तो उसके आगे एन लगेगा, पर यदि यू लेटर या साउंड दे रहा है, यूनिफॉर्म में या साउंड मिल रहा है, या साउंड कॉन्सोनेंट का है, इसलिए यहाँ पे उसके पहले हम ए लगाएंगे। ए यूरोपियन, यहाँ पे भी देखिए यूरोपियन, यूरोपियन भले ही ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड हमको मिल रहा है या, तो या साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए लगेगा, ए यूरोपियन पर्सन। ऐसे ही देखें आ 1 रुपी नोट, यहाँ पे देखिए वन ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेटर वर्ड हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है और हम देख रहे हैं कि ओ से आरंभ होने वाले ए ई आई ओ यू में ओ से आरंभ होने वाले वर्ड के पहले हम लगाते थे एन, पर यहाँ पर ओ साउंड हमको ओ से व साउंड मिल रहा है, व वजन का, तो वह साउंड जो है वो का से ज्ञा के बीच का कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम उसके पहले लगाएंगे अ, ना कि एन। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ए और एन को हम कॉन्सोनेंट साउंड और वाउल साउंड के आधार पर पहचान सकते हैं और उसके आधार पर ही हम ए अथवा एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात आती है फिर से कि एन इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विथ अ वाउल साउंड। इंग्लिश में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण ए से या वाउल साउंड से स्टार्ट होता है और यदि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं तो हम उसको वाउल साउंड के अनुसार एन लगा देते हैं। जैसे एन एम एल ए, एम एम एल ए, एम जब बोल रहे हैं तो ए पहले साउंड मिल रहा है, तो ए जो है वो वाउल साउंड है, उसके अनुसार हमने लगा दिया एन। एन एम पी, एम पी, एम जब उच्चारण कर रहे हैं तो ए साउंड पहले आ रहा है, इसलिए उसके हिसाब से हमने लगाया एन। एन एन सी सी यूनिट, एक एन सी सी यूनिट जब एन बोल रहे हैं तो ए न एन, ए साउंड पहले आ रहा है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एन लगाया। एन एस पी, एस पी, एस जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एस में ए साउंड पहले आ रहा है, सा साउंड बाद में आ रहा है, तो हाँ यहाँ पर हमने लिखा एन एस पी। अब यही चीज़ हम देखते हैं जब यही जो एम एल ए, एम पी या एन सी सी यूनिट, इनको जब हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ये एब्रीविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यदि हम लिखते हैं तो हमको कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है। जैसे एम एल ए को लिखेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जब हम एम का एनलार्ज्ड फॉर्म यहाँ पर मेंबर देख रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो मेंबर में म साउंड मिल रहा है,
मा साउंड कॉन्सोनेंट का है और उस अनुसार यहाँ पर हम लगा देंगे ए, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखें, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे ये एमपी जो लिखा है, इस एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर म साउंड से स्टार्ट हो रहा है और म साउंड हम कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए उसके पहले आएगा ए, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। से अ नेशनल कैडेट कोर यूनिट, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, उसकी एक यूनिट के लिए हमने लगाएंगे अ नेशनल कैडेट कोर यूनिट। नेशनल जब बोल रहे हैं तो ना साउंड मिल रहा है, ना कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए उसके पहले लगेगा ए। अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, एसपी का फुल फॉर्म है अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिंटेंडेंट, सा साउंड पहले मिल रहा है, सा साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए उसके पहले हम ए लगाएंगे, ना कि एन। देख लें, यही चीज़ जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी गई है तो एन ले रही है, और वही चीज़ जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी गई है तो ए ले रही है। तो इस यदि शॉर्ट फॉर्म में है तो आपको एन लगाना है और फुल फॉर्म में है तो ए लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एन इज द सेम फॉर ऑल जेंडर, ए और एन हर एक जेंडर के लिए सेम रहता है यहाँ पे, यानी मेल और फीमेल से हम ए और एन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, उस पर कोई अंतर नहीं करते हैं। चाहे वो मेल है, जैसे आ मैन, आ वुमन, एक पुरुष एक महिला, यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है। एन एक्टर यानी एक मेल एक्टर, एन एक्ट्रेस यानी एक फीमेल है जो काम कर रही है। तो यहाँ पर भी एक्टर मेल है और एक्ट्रेस फीमेल है, पर दोनों के सामने हमने उनके जेंडर को आधार बनाकर ए अथवा एन का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है। अ टेबल, अ बुक, एन इंक पॉट, इससे स्पष्ट होता है कि जेंडर का कोई रोल ए अथवा एन के यूज़ में नहीं होता है। सभी के लिए समान रूप से हम ए अथवा एन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पहली बार उपयोग की जाती है तो उसके पहले हम ए अथवा एन का उपयोग करते हैं। ए और एन का अलग अलग उपयोग हमने देख लिया। अब हम ए अथवा एन का उपयोग किन परिस्थितियों में कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पहला है, उसका रूल है, आई नीड अ पेन। इस पेन का हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसके सामने आएगा आ, मुझे एक पेन की आवश्यकता है। यहाँ पे ए जो है वन के सेंस में यूज़ किया गया है। वी लिव इन अ फ्लैट, हम एक फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे भी ए वन के सेंस में यूज़ है, पर इस फ्लैट का फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसके पहले ए लगाएंगे। शी एट एन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खाई, यहाँ पे एन वन का सेंस दे रहा है और आइसक्रीम का हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसके पहले एन लगाएंगे। अ बॉय फ्लू अ काइट, एक लड़का एक पतंग उड़ाता था। फ्लू जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उड़ाता था। यहाँ पे काइट का फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है इसलिए उसके सामने हमने ए लगाया, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो कोई भी नाउन जब पैरा में सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज़ होती है उसके पहले हम अगर एक के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ए या अथवा एन लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब वह पूरी जाति, यहाँ पे अ क्लास यानी कक्षा नहीं है, यहाँ पे क्लास मतलब जाति, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराती है, जाति उस नाम से पूरी जाति समझ में आती है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे अ कैट म्यूज़, एक बिल्ली म्याऊं बोलती है, तो यहाँ पे एक ही बिल्ली म्याऊं नहीं बोलती है, पूरी बिल्ली प्रजाति, यहाँ पे ये जो कैट है ये अपनी पूरी प्रजाति क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पूरी क्लास के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अ चाइल्ड नीड्स लव,
एक अकेले बच्चे को प्यार की आवश्यकता नहीं है, सारे बच्चों को। पर ए चाइल्ड कहकर हम सभी बच्चों का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे ए चाइल्ड जो है ये पूरी क्लास का बोध करा रहा है। क्लास यानी जाति। अ बिल्डिंग मस्ट बी इंश्योर्ड। एक बिल्डिंग को हमेशा ही इंश्योर्ड, बीमित, बीमा होना चाहिए बिल्डिंग का। तो एक अकेली बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, हर एक बिल्डिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे अ बिल्डिंग कोई सिंगल बिल्डिंग को नहीं, बल्कि बिल्डिंग जाति को का बोध कराने के लिए यहाँ पर हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का उपयोग किया है। सिंगुलर यानी एक, काउंटेबल यानी जिसे गिना जा सकता है। सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, उसके सामने ए लगाते हैं तो जाति का बोध होता है। विथ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉम्प्लीमेंट, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने हम ए अथवा एन का उपयोग लगाते हैं तो उसकी कुछ विशेषता पता चलती है। जैसे इट वॉज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या था? एक घटना थी। उसकी एक विशेषता थी कि वो क्या था? वो एक एक्सीडेंट था। शी इज़ अ डांसर। उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? कि वो डांसर है। ही इज़ एन एक्टर। उस व्यक्ति की विशेषता या कॉम्प्लीमेंट क्या है? कि वह एक्टर है। इट वॉज एन अर्थक्वेक। वह एक भूकंप था। मतलब किसी घटना, किसी व्यक्ति या की विशेषता या कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए भी हम ए अथवा एन का उपयोग करते हैं। इन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, जब हमको क्वांटिटी या मात्रा बतानी होती है तब भी हम ए अथवा एन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, अ लॉट ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग। अभी आप पक्षियों की मात्रा आप गिन नहीं पा रहे हैं, ढेर सारे हैं। तो अ लॉट ऑफ, लॉट यानी वैसे ढेर सारा होता है, लेकिन उसके साथ हमको ए लगाते हैं तो उससे क्वांटिटी पता चलती है। अच्छा, ये अनिश्चित, क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो अनिश्चित, निश्चितता नहीं रहती है, अनिश्चित क्वांटिटी पता चलती है। गिव मी अ डजन ऑफ एप्पल। यहाँ पे आ यानी एक और डजन यानी एक डजन में 12 होते हैं। डजन से हमको गिनती पता चल रही है कितने चाहिए, लेकिन कितने डजन? तो अ डजन यानी 1 डजन। गिव मी अ डजन ऑफ एप्पल्स, ये क्वांटिटी बता रहा है वस्तु। वी स्टेड देयर फॉर अ वीक। हम वहाँ पर रुके एक सप्ताह के लिए। तो कितने सप्ताह? अ वीक, तो क्वांटिटी है। ही फेस्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम। अ ग्रेट डील ऑफ यानी बहुत सारी समस्या उसने सामना किया। तो अब समस्या को का सामना जो उसकी जो इंटेंसिटी है समस्या की थी, कितनी थी, वो अ ग्रेट से समझ में आ रहा है। पर अनिश्चित मात्रा है ना, ए अथवा एन जो है क्वांटिटी का एक्सप्रेशन करते हैं, लेकिन इनडेफिनिट वे में। नेक्स्ट देखते हैं, विथ अ सर्टेन नंबर। कुछ नंबर्स हैं जिनके साथ हम ए अथवा एन का उपयोग करते हैं। तो वो नंबर्स हैं जैसे 100 रुपी नोट, 100 का नोट, 100 रुपए का नोट। 100 रुपी नोट तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर किसी पर एक नोट की बात हो रही है तो अ लगा के भी। 1000 मैन इन द मॉब। भीड़ में 1000 लोग। ये भी अनसर्टेनिटी है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए निश्चित नहीं है। पर जब जहाँ लगभग क्वांटिटी की बात हो रही है, लगभग नंबर्स की बात हो रही है, वहाँ पे 1000 मैन इन द मॉब। फिर देखते हैं सम कुछ और यूजेस हैं। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो और फ्रीक्वेंसी इन सेंस ऑफ पर। हम ए अथवा एन का उपयोग प्राइस यानी मूल्य, स्पीड यानी गति, रेशो यानी अनुपात और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता के अर्थ में भी लेते हैं, और पर यानी प्रति के अर्थ में। इसके उदाहरण देखें, मिल्क कॉस्ट 5 रुपीज़ अ लीटर। फिर मिल्क कॉस्ट 50 रुपीज़ अ लीटर। दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। यहाँ पे ए का यूज़ जो है पर, इस पर या प्रति, हिंदी में प्रति लीटर यानी 1 लीटर
₹50 का आता है। तो एक अकेला लीटर नहीं, प्रति लीटर जितनी बार आप लीटर बढ़ाते जाएंगे उतने 50 जुड़ते जाएंगे। माई बाइक रन्स 80 किलोमीटर्स एन आवर। मेरी बाइक 80 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ती है। तो सिर्फ एक ही बार के घंटे में 80 किलोमीटर नहीं, हर बार वो एक घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो यहाँ पर भी एन जो है ये पर के सेंस में यूज़ किया गया है। द बनानाज आर 20 रुपीज़ अ डज़न। बनानाज यानी केले 20 रुपये प्रति डज़न हैं, यानी प्रति 12 बनाना, हर बार 12 बनाना कितने के आएंगे? 20 रुपए के आएंगे। तो यहाँ पे ये जो आ का यूज़ किया गया है ये प्रति के सेंस में यूज़ किया गया है। शी कम्स 4 टाइम्स अ डे। वह एक दिन में 4 बार आती है। ये इसके क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। फ्रीक्वेंसी यानी एक बार एक दिन में कितने बार, तो 4 बार, कई बार एक दिन में 5 बार, एक घंटे में 10 बार है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। ही गेट्स 10,000 रुपी अ मंथ। उसे प्रति माह एक 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो अ मंथ यानी एक ही महीने में नहीं मिलते, हर महीने मिलते हैं। तो प्रति या हर के सेंस में ए अथवा एन का उपयोग भी हम करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक्सक्लेमेशंस यानी विस्मय बोधक के को जब बताना रहता है तब भी हम ए अथवा एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे सच अ हाई प्राइस, यानी जैसे हिंदी में बोलते बाप रे कितना अधिक मूल्य है। तो वो जो बाप रे या का जो सेंस आता है, इस ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इस एक्सक्लेमेटरी मार्क से विस्मय पता चलता है, आश्चर्य पता चलता है। और यदि हम हाई प्राइस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ए का उपयोग करते हैं और साथ में कोई एक्सक्लेमेटरी चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम ए अथवा एन का उपयोग करते हैं। वॉट अ प्रेटी फ्लावर। कितना सुंदर फूल है। तो कितना सुंदर फूल है हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लेमेशंस। वॉट अ ग्रेट सरप्राइज। कितनी बड़ी बात है, कितनी सरप्राइज की, आश्चर्य की बात है। ये सारे विस्मय बोधक चीज़ों को के साथ भी हम ए का उपयोग अथवा एन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ए कैन बी प्लेस्ड विथ मिस्टर, मिसेज, मिस के साथ उनका प्लस सरनेम व्हेन द पर्सन इज अननोन। जब व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, अननोन है, तो हम मिस्टर के साथ ए या मिसेस के साथ ए या मिस के साथ उनके सरनेम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम अननोन व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे ए मिस्टर वर्मा कॉल्ड अस, मतलब एक मिस्टर वर्मा ने हमें बुलाया है। कॉल्ड अस बुलाया था। ए मिस्टर वर्मा कॉल्ड अस, एक मिस्टर वर्मा ने हमें बुलाया था। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये जो मिस्टर वर्मा है ये अननोन है हमारे लिए। आई मेट अ मिस गुप्ता देयर। मैं एक मिस गुप्ता से वहाँ मिली। अब वो कौन मिस गुप्ता है उनको मैं पहले से नहीं जानती हूँ। शी इज़ अननोन टू मी। अगर वो नोन होती तो मैं यहाँ पर ए का उपयोग नहीं करती। एज शी इज़ अननोन तो हमें वहाँ पे ए का यूज़ करना पड़ेगा। अगर अननोन व्यक्ति है तो ही हम मिस्टर या मिसेज या मिस के साथ उसका सरनेम लेते हुए उसके पहले ए का उपयोग अथवा एन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब हमको बिफोर प्रॉपर नाउन टू मीन क्वालिटी और इंटेलेक्ट किसी भी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का नाम लेकर बात की जाती है, उसके सामने यदि हम ए का उपयोग या एन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी या उसकी बौद्धिक क्षमता के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि ही इज़ अ शायलॉक इन मनी डीलिंग्स। तो वह एक शायलॉक है मनी मैटर्स में, मनी यानी पैसों के लेन देन में शायलॉक की तरह काम करता है। तो शायलॉक एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध जासूस हुए हैं।
तो वो जासूसी की तरह यानी बिल्कुल बहुत माइन्यूटली उस पैसे का लेन-देन करते हैं, बहुत कंजूसी के साथ ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे शायलॉक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, उसकी बौद्धिक क्षमता के लिए बोल रहा है। ओनली अ न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सिर्फ न्यूटन ही हैं जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन तो आएंगे नहीं, लेकिन न्यूटन की जो बौद्धिक क्षमता थी, उस बौद्धिक क्षमता को के बारे में यहाँ पर इस सेंटेंस में बात की जा रही है। तो अ न्यूटन का मतलब यहाँ पर न्यूटन से की जो बौद्धिक क्षमता है, उसका इंटेलेक्ट है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ऐसे ही अ शायलॉक का मतलब यहाँ पे उनकी क्वालिटी, उनकी विशेषता के बारे में बात की जा रही है कि कैसे वो सावधानीपूर्वक काम करते थे अपना और केसेस को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर हमारा यूज़ ऑफ ए और एन का जो सेशन था वो समाप्त होता है। बहुत जल्दी ही मैं आपको यूज़र्स ऑफ द और उसके साथ फिर इनसे संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में जिसमें आपको ए और एन से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और उनका सॉल्यूशन भी मैं दूंगी। और बहुत जल्दी ही आपको पूरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित ग्रामर की जो तैयारी है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश की ग्रामर की पूरी तैयारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करूँगी। Thank you. Have a nice day.